लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो के आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर जयंत सिंह अपने सभी श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि डॉक्टर करुणाकर सिंह जी हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपने उच्च स्तर के शोध के कारण पूरे भारत में सोशियोलॉजी में एक बहुत जाना पहचाना नाम है। आज करुणाकर जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि परिवार और बदलता परिवेश इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में परिवार का बहुत महत्व है। परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसके कारण भारतीय संस्कृति बची हुई है, पुष्पित पल्लवित हुई है। लेकिन समय समय पे इस परिवार नामक संस्था पे कई तरह के बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले मैं करुणाकर जी से बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं कि करुणाकर जी परिवार को कैसे परिभाषित करेंगे आप? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे आमंत्रित किया। सर अगर परिवार देखा जाए तो भारतीय समाज में परिवार जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक, सामाजिक से लेके आर्थिक तक और सांस्कृतिक से लेके राजनीतिक तक हर पहलुओं में एकदम आधारभूत संस्था का काम करता है। तो अगर हम देखें तो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विकास अगर परिवार में तो जब व्यक्ति को शिशु जन्म लेता है तो जब वो समाज में सदस्य बनता है तो उसकी क्षमताओं का विकास हो, चाहे उसके कौशल का निर्माण हो, चाहे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, वो परिवार के ही द्वारा होता है। तो परिवार सिर्फ एक भारत में खून के बंधन का कोई रिश्ता नहीं है। ये व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक आधार की एक संस्था है। तो अगर हम कहें तो ये परिवार भारत में एक संस्कारों का वाहक है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है और एक आधार है जिससे कि परिवार से जब जन्म लेता हुआ व्यक्ति जब समाज में जाता है तो वो सारी चीज़ों का निर्माण करता है। इसलिए परिवार की अहमियत भारत में चाहे विश्व में हमेशा एक आधारभूत संस्था के रूप में है। और कई चिंतकों ने तो कहा है कि ये सभ्यता का केंद्र बिंदु है। आपका कहना ये है कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसके कारण किसी भी समाज का अच्छा निर्णय जो संभव होता है वो परिवार के कारण संभव होता है। जी, समय समय में परिवार नामक संस्था में कई बदलाव हुए हैं। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार हुआ, जैसे जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रसार हुआ, तो हर युग में परिवार में कुछ न कुछ बदलाव होता रहा है। सबसे पहला बदलाव हमने ये देखा था कि जब हम संयुक्त परिवार था उसके बाद हम एकल परिवार पे आ गए। जबकि भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो कृषि आधारित है। और कृषि के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके पास लोग हैं, परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं, तभी आप कृषि से अपनी लागत निकाल सकते हो। तो जब तक संयुक्त परिवार रहा भारत में कृषि की व्यवस्था ठीक रही। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि लोग संयुक्त परिवार की जगह पे एकल परिवार की तरफ आगे बढ़े? एकल परिवार की आवश्यकता क्यों हुई, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। जी, ये आपने खुद अपने प्रश्न में कुछ जवाब दिए हैं कि जिस तरीके से जब भारत या हम अगर पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को, आर्थिक परिदृश्य को देखें तो जो फ्यूडल सोसाइटी थी, जहाँ पे एग्रीगेरियन सोसाइटी, कृषक समाज की जो आपने बात की, तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल था। और क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग, एक्सटेंडेड फैमिली, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग रहा करते थे। पर जैसे ही हम इंडस्ट्रियल, औद्योगिक समाज की तरफ बढ़े तो औद्योगिक समाज में लोग अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करने लगे रोजगार के लिए। और रोजगार करने के लिए तो उनके कोई ना कोई कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला गया। और आज हम देखें कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ, जो एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो ये मोड ऑफ इकोनॉमी है, जो आधार है, वो किस तरीके से, जो उत्पादन की जो प्रणाली है, जैसे ही वो बदली उसका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और अगर हम आज ये देखें कि संयुक्त, पहले क्योंकि आपने जैसा बोला कि जब कृषक समाज था तो बहुत सारी चीज़ों के लिए परिवारों की ज़रूरत थी, लेकिन अब परिवार पूरे तरीके से सारे लोग जाके रोजगार शहरों में तो पा नहीं सकते थे, पलायन हुआ। पलायनों के बाद ये एकल परिवार की तरफ सारे लोग बढ़ने लगे। और हम ये देख रहे हैं कि जो एकल परिवार जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादन की प्रणाली पे बहुत ज़्यादा आधारित हैं। और इसकी वजह से अब हम और हमारे दो
इस तरह के समाज की तरफ है। लेकिन आज इसके भी ऊपर एक समाज बढ़ रहा है जो हमारे सोशोलॉजिस्ट के लिए या समाज शास्त्र के लिए बहुत ही विचारणीय है कि अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट या नो फैमिली जैसी भी कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रही हैं, और अब सिंगल पेरेंट सिस्टम का दौर भी बढ़ रहा है। तो जब हम एकल परिवार में आए तो आपने देखा होगा कि भारत में जब परिवार नामक संस्था मजबूत हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो रिश्तों का बहुत महत्व हुआ करता था। कई बार ऐसी हालत थी कि पिता अपने पुत्र को उतना ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन उसका पुत्र बहुत अच्छी तरीके से उसकी परवरिश आती थी, क्योंकि चाचा, ताऊ, बुआ, इस तरह के लोग रहते थे जो उसका ध्यान रखते थे। लेकिन जब एकल परिवार आया तो इस तरह के रिश्ते कम हो गए। तो क्या आपका कहना ये है कि एकल परिवार आने से जो भारत में रिश्तों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी, आपसी संपर्कों में भी, आपसी संबंधों में भी असर पड़ा है? देखिए सर, मैंने क्या कहा कि शायद सामाजिक परिवर्तन ही परिवारों को भी डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं। जिस समय कृषक समाज था उसमें शायद ज़रूरतें थीं और सारे लोग एक साथ मिलजुल के काम करते थे जब खेती का काम करना था, और रिश्तों में भी गहराइयाँ थीं। पर मैं आज कहूँगा कि मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ खराब हैं, क्योंकि शायद वो ज़रूरत थी, बदलाव के लिए ज़रूरी थी। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार बहुत बड़े घर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और संयुक्त परिवार की खूबसूरती ये थी कि जो सबसे कमज़ोर होता था उसके लिए भी वहाँ पे स्पेस हुआ करता था। और शायद अगर हम देखें तो उस समय जो सहयोग की भावना थी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो थी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़। लोग त्याग करते थे लोगों के लिए। पर जैसे ही ये दौर आया जिसमें मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तो इसमें एक मूल्य आया जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद का दौर आया। तो ये व्यक्तिवाद का दौर भी जब लोगों का आया तो यहाँ पे एम्बिशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअलिटी का दौर आया। तो हमें जब इन सारे मूल्यों को देखना है और समझना है, तो हमें ये देखना होगा कि ये दो अगर परिवार टूटे तो कहीं ना कहीं उसमें मूल्यों का योगदान है। तो आज लोग अपने कुछ लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो क्योंकि आज लोग ये चाहते हैं कि कहीं मेरा लोगों की वजह से, आज प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, अपनी सुविधा इम्पॉर्टेंट है। आज वो चाहते हैं कि किसी के आने की वजह से हमारे जो ग्रोथ है या एम्बिशन है उसमें कहीं कुछ न रुके। तो शायद ये मूल्यों का ज़्यादा आप देखेंगे कि हेर फेर है बजाय संरचनात्मक तो हम चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके कारण मूल्य भी है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है। और वो शायद जो फ्यूडल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक बड़ा डिबेट है, वो कहीं ना कहीं इसके परिप्रेक्ष्य में है सर। जो भौतिक युग है, आज की तारीख में हर रिश्ता आपस में तय होता है, भौतिक आधार पर तय करते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है भौतिक आधार पर रिश्तों का तय होना। और जब भौतिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कई बार मानसिक परेशानियां भी आती हैं। आज का जो युवा वर्ग है वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। जब संयुक्त परिवार था तो युवा को अपनी मानसिक परेशानियों से निजात मिलती थी उसके रिश्तों के कारण। घर में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो उसको कठिन समय में मदद किया करते थे। वो उस कठिन दौर से बातचीत करके, नई सलाह पाके, अच्छी सलाह पा करके उस कठिन दौर से निकल जाया करता था। लेकिन जब से ये एकल परिवार हुआ है तो आप देखिए कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते रहते हैं या किसी अच्छे कंपटीशन में भाग लेते रहते हैं और कई सालों तक सफल नहीं होते, तो वो बहुत मतलब अजीब सा स्टेप उठा लेते हैं। कई बार वो लड़के आत्महत्या की तरफ भी मतलब आत्महत्या करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एकल परिवार है जहां आपका बच्चा भी आपसे दूर चला गया प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो जब बच्चा परेशान होता है तो वो किससे सलाह ले समझ नहीं पाता। तो इस समय एआई का ज़माना है। आज की तारीख में बच्चा अपने हर मानसिक परेशानी के कारण, अपने हर कैरियर की समस्या के कारण या किसी शोध के कारण वो आजकल एआई की मदद लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तरक्की जो हो रही है, जिसमें हम अपने तकनीकी रूप से हम विकास कर रहे हैं, ये हमारे रिश्तों में बाधा है या हमारे रिश्तों को ज़्यादा मजबूत करता है? क्या समझते हैं आप? मेरे हिसाब से इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, आपने जैसे कहा कि जो मैंने कहा कि जो बदलता समाज है, तो बदलते समाज में शायद जो न्यूक्लियर फैमिली और इसकी एकल परिवार के जो दौर चले, शायद इस बदलते परिवेश की डिमांड थी, पर उसकी चुनौतियां हैं जैसा आपने बोला। और आज आपने कहा कि जैसे गला काट प्रतिस्पर्धा है कि लोग पहले
घरों में दादा दादी जो बुजुर्ग रहते थे, उनके पास जो चीज़ थी शायद वो आज किसी के पास वो हमेशा वो सपोर्ट करती है, और वो होता है इमोशनल सपोर्ट, भावनीय जो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा जो पूंजी थी वो पूंजी थी अनुभव की, एक्सपीरियंस। और वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो उन्होंने दौर में देखा था, वो हमेशा, मैंने क्या कहा कि जो जॉइंट फैमिली, अब इसका एक सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि जो उस समय जो सबसे हाशिए वाला युवा होता था, कमज़ोर वल्नरेबल जो बच्चा होता था, आप देखेंगे कि सब लोग उसको संभाल के चलते थे, कोई उसको पीछे नहीं छोड़ता था, एक साथ लेके चलने की कोशिश वो करते थे। पर आज क्या है कि कंपटीशन और वो मूल्य भी परिवारों से बच्चों में जा रहे हैं। आज हम ये तो उनको बताते हैं कि तुमको टॉप करना है, तुम्हें सक्सेस आना है, और हमने शायद हर जगह जीत को ही एक वैल्यू सिस्टम बना लिया है, पर हमने उनको ये नहीं सिखा पाते हैं कि हारना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और उस हार में एक खूबसूरत परिवार और जो बड़े लोगों का परिवार था, जो बुजुर्गों का सब था, कि वो ये जानते थे कि हार को किस तरह से समझना है और एक्सेप्ट करना है। शायद वो इस इंडिविजुअलिस्टिक दौर, जो मैंने कहा व्यक्तिवाद के दौर में, शायद वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। तो एकल परिवार एज सच दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में आ गए और हमने वो सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट कर लिया, स्थापित कर लिया, लेकिन हम ये भूल गए कि क्या यही एक सच है? क्या प्रतिस्पर्धाओं में क्योंकि जैसे आज आप एआई देखिए सर, एआई में पहले क्या था कि पहले के दौर में कम से कम एक समय पे, जब टीवी का दौर था, तो सब कभी कभी डिनर के समय टीवी में एक सीरियल आता, तो परिवार के लोग कम से कम एक समय पे तो इकट्ठा होते थे। आज एक ही घरों में कई सारे स्क्रीन हैं, और आज हम एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी पास होते हुए भी दूर हैं। तो आज हमारे लिए एक वर्चुअल रियलिटी ही रियलिटी बन गई है। आज हम फैमिली में फैमिली ग्रुप बना हुआ है, फैमिली ग्रुप पे हम फोटो शेयर करते हैं आपस में, पर आपस में बातचीत करने का समय नहीं है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे हमारी उंगलियां इतनी तेज चल रही हैं, भाग रही हैं, लेकिन हमारा परिवार ही कहीं बैकग्राउंड ऐप में चला गया। करुणाकर जी, आपने कहा कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, जीवन में सुविधाएं पैदा की, लेकिन तकनीक ने एक तरह से जो भारतीय समाज में अनुभव था, अनुभव की जो महत्ता थी, उसको भी कम किया है। पहले जब बच्चा घर में रहा करता था तो उसको अनुभवी लोग उसकी हर क्षेत्र में मदद करते थे। कोई समस्या आई तो उसको अनुभव के आधार पर वो लोग रास्ता बताते थे कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन जब जब एकल परिवार बढ़ा, जितना एकल परिवार बढ़ता जा रहा है, तो हमने देखा कि संयुक्त परिवार से टूट के एकल परिवार बढ़ा, और एकल परिवार के बाद हम देख रहे हैं कि उसी घर में बैठे हुए लोग आपस में आमने सामने बात करने के बजाय सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बात कर रहे हैं। तो जितनी हमारी आपस में बातचीत थी, हमारे रिश्तों में मधुरता थी, वो रिश्तों में मधुरता भी कम होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि तकनीक जो है ये एक तरह से उन्नति की तरफ तो है, लेकिन क्या वो भारतीय समाज को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है? इससे भारतीय समाज में नुकसान कितना हो सकता है, और किन किन कारणों पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि तकनीक कभी भी अपने से खराब या बुरी नहीं होती है। तकनीक का उपयोग और दुरुपयोग ये निर्धारित करता है कि तकनीक समाज को विनाश की तरफ ले जाएगी या उसका विकास करेगी। पर मैंने क्या कहा कि तो सबसे बड़ी बात सर जो आप बोल रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जो थे, शायद हमने उनको हाशिए पे कर दिया है। और आज आप ये देख रहे हैं कि इस जो चाहे पाश्चात्य या वेस्टर्न सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारत में भी अब परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि हमारा मोड ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की प्रक्रिया है, वो शायद उसी आधार पे है कि आज ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो शायद जो मैंने क्या कहा कि जो सर हमारा कलेक्टिव कंसाइंस था, वो आज हम ज़्यादातर इंडिविजुअल कंसाइंस, व्यक्तिवाद की तरफ आ गए हैं। तो आज हम जो एक कमरे में बैठ के दुनिया से कनेक्टेड हैं, पर अपने लोगों से डिसकनेक्टेड हैं। आज हम क्या कहते हैं कि सब जगह ट्रेंडिंग रहने के लिए, इंस्टा पे लाइक पाने के लिए, दिन भर दिखने के लिए डिजिटल फटीग का शिकार हो रहे हैं। अब वो जो अनुभव है उसका तो कभी कोई सर दूसरा अल्टरनेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से भी थकते, आज आपने देखा है सेलिब्रिटीज़ कई सारे सुसाइड कर रहे हैं, कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अगर ये विकास का रास्ता या सब चीज़, क्योंकि एक आप देखेंगे कि जो ये ड्रग एब्यूज़ बढ़ रहा है,
लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम में कंपटीशन का भी बात की थी कि किस तरीके से लोग, तो कहीं न कहीं कनेक्शन कम हो रहा है। लोग आपस में संवादहीन नहीं हो रहे, क्योंकि परिवार वो होता है जो संवाद को बढ़ाता है। आपस में सिर्फ़ बातों को कहना, लोगों से मतलब वर्चुअल रियलिटी को ही रियलिटी मानना, मतलब आप एक ऐसी आभासी दुनिया में जी रहे हैं जो कि है नहीं, पर आप उसको ही सच मान के आज आप देखिए कि एआई के दौर में किस तरीके से कोई वीडियो गेम या कोई टारगेट करने के लिए अमेरिका या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में गोलियां चल रही हैं। कई बच्चे उस गेम के स्टेप्स को पूरा करने के बाद सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, माता पिता अगर आज वर्किंग हैं तो पहले घर में माँ दादा दादी होते थे जो, और आप ये देखेंगे कि माँ बाप से ज़्यादा जो जुड़ाव बच्चों का होता था वो दादा दादी से होता था, क्योंकि कहानियाँ चलती थी, दादा दादी की कहानियाँ। और वो शायद वो कहानियाँ नहीं थी, वो वैल्यू सिस्टम था जो समाजीकरण के तहत एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता था। तो कई बार वो जो वैल्यूज़ होते हैं ना सर, वो वैल्यूज़ ही जब ध्वस्त हो जाते हैं तब व्यक्ति ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है कि वो अपने को ख़त्म करने या दूसरे को ख़त्म करने पे आता है। तो हमारे समाज में अभी क्या चल रहा है कि शायद संवादहीनता है, आभासी दुनिया को सच मान लिया है, और शायद हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना हो गए कि कहीं परिवार छूट गया है पीछे। आज हम भाग रहे हैं, पर किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो नहीं पता, क्योंकि जो आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरे जीवन का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, पर उसके बाद आपका चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट, इमोशनल ग्रोथ हो, ये भी एक ज़रूरी है। लेकिन हमने शायद अपने आर्थिक जीवन को, भाग दौड़ की जीवन को ही एक सच मान के जीवन भर आपाधापी में भागते हैं। पर यही जो आपके बुजुर्ग थे, क्योंकि उनके पास वो रिटायरमेंट के बाद या उसका फेज़ होता था, तो ये समझाते थे कि आपको किस तरीके से ज़मीन पे रहते हुए बुल्लियों का स्थानांतरण करते हुए, और हारना या अकेलापन कहीं वो नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि जब आप सबसे कमज़ोर बच्चे को भी अपने साथ लें, क्योंकि सब एक परिवार में सब तरह का नहीं हो सकता था, पर उसको भी उस जगह पे स्पेस मिलना। और जब बूढ़ा हो जाता तो उसको ओल्ड एज होम नहीं देते थे, ये हमारी जिम्मेदारी होती थी, हमारी भारतीय संस्कृति की जिम्मेदारी थी कि हम उसके अंतिम समय तक उसका देखभाल करेंगे, और जैसे भी होगी। तो ये खूबसूरती जो कहीं न कहीं है, वो ये हो गया कि इसमें मेरा क्या नुकसान। हमने कोविड में देखा, पर मैं सर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कोविड में देखा, तो अगर इस पे आपका एक होगा कि कहीं न कहीं लोग जब इनसिक्योर होते हैं, तो कहीं न कहीं मेरा जो एक राय है कि दोबारा से लोगों का परिवार के प्रति एक रुझान बढ़ा भी है सर। ठीक है, भारत में जो व्यवस्था थी, परिवार को हम इतना महत्व देते थे, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक युग में हम लोग कदम रखते गए, तो लोगों ने संयुक्त परिवार छोड़ के एकल परिवार की तरफ आना शुरू किया। और भारत में एक आम धारणा ये है कि भारत में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, इसको हम पाश्चात्य विचारकों के आधार पर तय करते हैं। अगर पाश्चात्य विचारक कह दे कि आप यहाँ जो व्यवस्था है ये अच्छी है, तो हम ये मानने लगते हैं कि हमारे यहाँ की परिवार नामक व्यवस्था जो अच्छी थी। बीच में एक दौर आया था कि हम एकल परिवार में रहते थे और बहुत खुश हुआ करते थे। हमारे माता पिता जी पर अपने मूल निवास पे जहाँ है हम वहाँ रह रहे हैं, हम कहीं और रह रहे हैं, और हम छुट्टियों में पिकनिक मनाने के हिसाब से जाया करते थे। केवल माता पिता से इतना ही संपर्क रह गया था। लेकिन फिर एक दौर आया कि विदेशों के लोग यहाँ पे आना शुरू किया, उन्होंने यहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और कहना शुरू किया कि भारत की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा बहुत है, और ये सामाजिक सुरक्षा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परिवार नामक संस्था है। तो जब विदेशियों ने, पाश्चात्य जगत ने हमारे परिवार को महत्व देना शुरू किया, तो हमको वापस अपने परिवार से जुड़ने का एक रुचि पैदा हुई, रुझान पैदा हुई। और आप देखिए कि जब बीच में हम परिवार से दूर हो गए, तो जो हमारे रिश्ते थे, चाचा ताऊ, जेठ, देवर, ननद, बुआ, फूफा, ये रिश्ते खत्म होने लगे। क्योंकि अगर आप एकल परिवार में जाएंगे तो हम दो और हमारे दो, या हम दो हमारा एक पे हम आ गए थे, तो जो बाकी रिश्ते थे वो खत्म हो गए थे। तो जब हम वापस संयुक्त परिवार में जा रहे हैं तो हमारे रिश्ते पुनर्जीवित हो रहे हैं। तो जो ये धारणा है कि हम कुछ भी तय करेंगे वो पाश्चात्य जगत के आधार पर तय करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? सर ये शायद मतलब ये एक दिक्कत है, दुविधा है, और शायद जो हमारा अभी भी जो समझने का, किसी भी दृष्टि को समझने का, और शायद वो हमारी कॉलोनियल हैंगओवर जिसको हम कहते हैं, शायद वो हमारे दिमाग और डीएनए में अभी भी रची बसी है। क्योंकि जैसे ही पाश्चात्य को, क्योंकि पाश्चात्य
में जो भी सिद्धांत डेवलप हुए, चाहे जो भी आर्थिक मॉडल डेवलप हुए, वो वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप हुए। पर हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पे जब लाए, और ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में ये और बहुत तेज़ी से फैला, तो कई बार क्या होता है कि सर, क्योंकि उनके उस जगह से, उस लेंस से अगर हम अपने परिवार को देखेंगे तो हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इमर्ज होती है, क्योंकि ये गलत है कि हम उनके, क्योंकि हमें अपने भारतीय दृष्टि का विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय परिवार एक तरीके से बहुत अलग परिवार हैं। और अगर आप ये देखें, कम से कम यहाँ पे भारत में हिंदू जो धर्म है उसमें तो क्या कहते हैं कि जो विवाह है वो एक सैक्रामेंट है, और बाकी पाश्चात्य देशों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है। तो आप ये देखिए, ये दो वैल्यू ही अलग अलग हैं। तो जहाँ पे 7 जन्मों का और आधार, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात होती है, तो यहाँ पे धर्म को इसलिए पहले रखा गया है कि द धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ, मतलब आप धर्म के साथ ही अपनी कमाई करिए, धर्म के साथ ही आप प्रोक्रिएशन, मतलब फैमिली का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें भी धर्म होना चाहिए, और धर्म के ही आधार पर मोक्ष प्राप्त करिए। तो धर्म इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, मतलब आप जो करिए उसके पीछे आपकी ड्यूटीज़ आपको क्लियर कट होनी चाहिए। तो पाश्चात्य की दृष्टि से अगर हम भारतीय संस्कृति का अवलोकन करते हैं सर, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा ये कि सर, जो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार पे आ गए, और आज हम सिंगल पेरेंट उस पे जा रहे हैं। पर अगर आप ये देखिए तो कई बार प्रकृति कुछ ऐसा करती है, जब हमें समझ में आता है कि हम, आपने कहा कि एकल परिवार से आज हम वर्चुअल रियलिटी में, पर अचानक एक कोविड का दौर आया, जो मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। उसमें देखिए कि जब 2-2 साल के लिए लोग अपने घरों पे गए और परिवार से जब वो जुड़े, तब उनको समझ में आया कि परिवार की अहमियत क्या होती है। जब आपको स्टेट छोड़ देता है, राज्य छोड़ दे रहा है, मार्केट इकॉनमी छोड़ दे रही है, आप अपने परिवार में जाके सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, अवसाद से आप बाहर आ रहे हैं, आपको कैसे फैमिली एक सपोर्ट करती है। और आप अचानक देखिए कि आप, एक सर्वे आया है, रियल इस्टेट का सर्वे है, आज ऐसे घर बन रहे हैं। अब देखिए परिवार की खूबसूरती, इतनी खूबसूरती है कि इसीलिए परिवार जैसी संस्था शायद कभी ख़त्म नहीं होगी सर, क्योंकि परिवार अपने को अनुकूल कर लेता है। आज रियल इस्टेट का एक सर्वे है कि आज बच्चे अपनी ज़मीन ले रहे हैं तो बगल में माता पिता के लिए भी एक प्लॉट ले रहे हैं, रिश्तेदारों के आसपास ही, मतलब प्राइवेसी भी बनी रहे, पर एक ही अपार्टमेंट में 4 अपार्टमेंट वो ले रहे हैं कि परिवार के लोग आसपास रहें, जिससे उनका जुड़ाव, मतलब अब आप देखिए कि दूसरा समय आ गया, वो प्राइवेसी भी बनी रहे, पर संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग जगहों पे, एक ही जगह, एक ही लोकेलिटी में वो अपने घर बना रहे हैं। तो शायद ये दूसरे तरीके का संयुक्त परिवार हो आने वाले समय में। मैंने ये अनुभव किया है भारत में, कम से कम भारतीय संदर्भों में मैंने देखा है कि लोग अपने पैतृक आवास को नहीं छोड़ते, भले वहाँ पे छुट्टियों में ही जाएं, चाहे वो भले बहुत ही धन अर्जित कर ले, विदेशों में रहने लग गए हैं, लेकिन जो उनका मूल पैतृक आवास है, उस आवास को वो लोग बचाए रखते हैं। तो ये आवास जो बचा के रखते हैं, शायद इसके पीछे ये धारणा होती है कि उनकी जड़ें कहाँ से हैं, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, पहचान उनकी अभी भी, आज भी आपके मूल निवास से ही होती है। आप भले ही बहुत अच्छा कर ले अपने क्षेत्र में, कहीं बात कर ले, लेकिन जो सामाजिक रिश्ते तय होते हैं, तो उस रिश्तों के समय में लोग पूछते हैं कि आपका मूल निवास कहाँ है। तो ये मूल निवास वाली बात, पैतृक संपत्ति वाली बात, ये शायद परिवार की ही संस्था की देन है। तो जो भारतीय समाज बनाया गया है, वो इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें हम और हमारे सभी लोग मिलजुल के एक रहे। और जो पाश्चात्य के लिए आपने कहा कि वहाँ की जो ज़रूरतें थी, उसके आधार पर वहाँ का संरचना की गई होगी, तो आप आज की तारीख में ऐसा क्या राय देना चाहेंगे कि हमारी परिवार नामक संस्था भी बची रहे, इसका महत्व भी बना रहे, और जो हमारे युवा हैं, जो कि मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं प्रतियोगिता के कारण, उनका भी बचाव हो सके? इसके बारे में अगर आप कुछ राय देना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, जैसे मैंने अपने शुरुआत की उसमें कहा था कि जो परिवार है वो कभी भी अपने को अनुकूल एडॉप्ट करता है, और चाहे मैं अपना ओपिनियन दूं, चाहे आज तक के जितने भी थिंकर्स हैं, कि परिवार जैसी संस्था कभी विलुप्त हो नहीं सकती है। परिवार अपने संरचनात्मक ढांचे को बदल सकती है, अनुकूलन कर सकती है, पर परिवार में और जो हमारे युवा हैं, इन दोनों में अब मुझे लगता है परिवार में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि संवाद हो, लोग एक दूसरे से बात करें। ये जो व्यक्तिवाद का जो दौर है ना, इसमें हमें ये फिर से जो पुराना वैल्यू सिस्टम, क्योंकि जैसे ही वैल्यू सिस्टम बदलता है सर, हमारी सोच बदलती है, दृष्टि तभी बदलती है जब मूल्य बदलते हैं। अगर हमारे दृष्टि में ही व्यक्तिवाद है,
अगर हमने अपने बच्चों को ही कट थ्रोट कंपटीशन, फर्स्ट आना, सेकंड, कभी हारना नहीं, यू आर विनर, यू आर ए लूज़र, अगर हम इस डिमार्केशंस में जो कि वैल्यू सिस्टम की दौड़ है, हमें जो कि ये कहना चाहिए कि जो तुम्हारे गुण हैं उसमें तुम बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, तो परिवारों को भी अब अपने अंदर भी वो बदलाव करने पड़ेंगे। और वो क्या होता है कि ये नर्सरी है, समाज में जो हम देखते हैं वो परिवारों से ही शुरू होता है। परिवार में ही अगर मूल्य बदलेंगे, अगर अपने माँ बाप अपने बच्चों में वो मूल्य डालना चाहते हैं जो वो बाद में अपने लिए देखना चाहते हैं, तो वो मूल्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो संवाद करें, बच्चों को ये दिखाएं कि हारना एक प्रक्रिया है, दुखी होना भी एक प्रक्रिया है। तुम चाहे जो भी जिस भी हालत में रहोगे, हम तुम्हें स्वीकारते हैं। तुम यहाँ पे तुम्हें किसी शर्तों पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। और शायद जब ये संवाद होगा तो बच्चे भी अपने परिवारों से वो जुड़ाव महसूस करेंगे। वो जानेंगे कि भाई थक हार के कुछ भी होगा तो मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरी दादी ऐसे हैं जो कि मुझे उस सुरक्षित घेरे में रख लेंगे और मुझे इस जो एक्सट्रीम स्टेप होता है शायद उससे लेने से हम अपने बहुत सारे युवाओं और बच्चों को बचा लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि हम संवाद स्थापित करें, बिना किसी शर्तों के परिवार में वो मूल्य बोध करें। और दूसरी बात कि हम ये बताएं बच्चों को कि त्याग करना, सेक्रीफाइस करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना जीवन का एक लक्ष्य है। हमेशा सिर्फ पाना ही ज़रूरी नहीं है, देना भी ज़रूरी है। नहीं यार, ठीक है, आपकी बात की त्याग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारे संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार में आए, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है? सरकार ने अपने क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था नहीं की। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ रोजगार की व्यवस्था इतनी कर दी कि दूसरे राज्य से लोग वहाँ जाने लग गए। अब आज हालत ये है कि हर राज्य में तनाव हो रहा है। राज्य का जो नागरिक है वो चाहता है कि वहाँ की जितने भी रोजगार हैं उनका अवसर वहाँ के नागरिकों को ही मिले। वो बाहर के आए हुए नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं होता है, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे समस्याएं होने लगी। तो क्या आपको लगता है कि इतने सालों में जो हमारी सरकारें थी, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र की सरकारें थी, इन्होंने अपने यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया नहीं कराए, इससे हमारे समाज को नुकसान हुआ, हमारी परिवार की व्यवस्था को नुकसान हुआ और कुल मिला के जो वहाँ के समाज में जो सुरक्षा की भावना थी उसका भी नुकसान हुआ? इसमें सरकार की जिम्मेदारी आप कितनी मानते हैं? सर, सरकार की जिम्मेदारी को मतलब एकदम कह देना कि सही है या गलत, शायद बदलाव हो रहा था। जो मैंने आपको कहा कि सर शायद पूरे विश्व में ही ये बदलाव हो रहा था कि हम एग्रीगेरियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ इकोनॉमी में जा रहे थे। अगर जिस दिन हमने अपनी जगह पे ये जोड़ा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेंगे और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ली, तो हम जैसी हम मॉडल अपनाते हैं सर, हमारा विकास तभी निर्धारित हो जाता है। तो जिस दिन अगर हमने खेती को जब तक किया था तब पलायन नहीं थे सर। अगर हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी को ही बढ़ावा देते इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो शायद पलायन नहीं होते। पर अचानक हमने ये दिखाया कि अब जो सबसे है, जब आपने देखा होगा 5 ईयर्स प्लान्स बने, सेकेंड ईयर 5 ईयर, तो हैवी इंडस्ट्रीज़ की बातें हुई और हैवी इंडस्ट्रीज़ में अचानक लोगों को लगने लगा कि जो नया विकास होने वाला है वो शहरों में होगा। अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए। तो जैसे ही सर बदलाव कहाँ हुआ, हमने मॉडल क्या अपनाया। जैसे ही हमने मॉडल बताया कि अपने पास लोगों के पास खेत हैं, फिर भी उसको लोग छोड़ के शहरों में, शायद उनको लगा कि मैं कोई सर्विस करूँगा, मैं किसी जगह रोजगार करूँगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसी जगहों पे जहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी, लोग पलायन करने लगे। बात इस बात की नहीं थी कि हमारी सरकारें नहीं कर पाई, पर जो पहले से अंग्रेज़ों के समय में स्थापित इंडस्ट्रीज़ थी, पहले लोग वहाँ पलायन कर गए। हमारे यहाँ तो सर धीरे धीरे, अभी हमारे को 70 साल 75 साल हुआ है, तो धीरे धीरे, पर जहाँ पे स्थापित था लोग पलायन कर गए तुरंत, क्योंकि हमने 1947 के बाद इकॉनमी को ही थोड़ा सा मॉडल अपना लिया, तो पलायनों की वजह रही। तो जैसे ही आप स्लम्स बन रहे हो, चाहे जो भी, क्योंकि लोग आ रहे हैं, क्योंकि विकास का सपना ही कुछ और था कि नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। तो वो मॉडल ही आपने जब अपनाया, तो मैं ये नहीं कहूँगा मॉडल, शायद ज़रूरत थी सर उस समय किया, लेकिन उसका परिवारों पे भी, परिवारों के विघटनीकरण पर बहुत असर पड़ा। कई बार हम दूर का नहीं सोचते, उस समय शायद ज़रूरत थी भारत को स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से, तो शायद हमने वो मॉडल अपनाया। पर कई बार जब हम कुछ अपनाते तो हम नहीं जानते कि आज से 50-60 साल बाद उसका और संस्थाओं पे क्या असर पड़ेगा। तो शायद आज सरकारों को ये सोचना चाहिए कि
हमें अपनी जगहों पे भी औद्योगिक विकास करें, पर औद्योगिक विकास में आज दूसरी बातें आ रही हैं जिसमें हम कहते हैं कि पर्यावरण का असर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी बातें हैं सर। क्योंकि हम एक विकास करते हैं तो उसका असर दूसरे पे नुकसान की तरफ जाता है, फिर हम उसको मैनेज करने आते हैं। तो उसी तरीके से हमने जब औद्योगिक विकास किया, परिवार टूटे, लोग शहरों में आए, अब स्लम में भी रहते हैं, मुंबई में स्लम में रहते हैं, चौल्स में रहते हैं, पर वो ये गाँव में कहते हैं कि वो खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती उनके लिए सम्मान योग्य नहीं, कठिनाई है, तो छोड़ दें। उसकी वजह से आज गांव में ताले लगे हुए हैं सर। तो मुझे लगता है कि दोष सरकार को दिया नहीं दे, शायद ज़रूरत थी और उसके लिए लगाया, लेकिन आप सरकारों को सोचना चाहिए कि कैसे माइग्रेशन को रोकें, पलायन को रोकें और अपने ही राज्यों में लोगों को रोजगार दें, जिससे कि ये रीजनलिज्म वाला लोगों को, अब एक राज्य के लोगों को न लगे कि हमारे विकास पे या हमारी रोजी रोटी पे दूसरे राज्य के कोई व्यक्ति आके कर रहे हैं। तो ये सरकारों की दायित्व तो ये बनता है कि ठीक है, उस समय आप नहीं समझे, पर अब तो समझने की ज़रूरत हो चुकी है। जब हम लोग आज़ाद हुए, देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जो नीतियाँ बनी वो उस समय के महापुरुषों ने जो नीतियाँ सुझाई थी उसके आधार पे हम लोगों ने अपनी नीतियाँ बनाने की कोशिश की। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि भारत में स्वरोजगार हो, हस्तशिल्प को जो बढ़ावा दिया जाए, गाँवों को मजबूत किया जाए। तो अधिकांश सरकारों ने कोशिश की कि हम छोटे छोटे रोजगार वहाँ पे उपलब्ध कराएं, जिसकी बेसिस पे लोग वहीं पे काम करें। लेकिन बाद में जैसे जैसे भौगोलिकरण बढ़ता गया, भौतिकवाद आता गया, लोग बड़ी उद्योगों की तरफ जाने लगे। इससे दूसरे राज्यों में भार पड़ा, दूसरे राज्यों में असंतोष शुरू हुआ और अब फिर वापस एक सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उनके राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो अगर ये माली संभव हो गया कि हर राज्य सरकार अपने राज्य में इतना अवसर दे दे कि लोग वहीं पे रोजगार पा जाएं, तो आपको क्या लगता है कि वापस हम लोग अपने परिवार की तरफ, परिवार नाम संस्था की तरफ वापस मजबूती से जुड़ेंगे? सर देखिए, भविष्यवाणी करना तो मतलब समाजशास्त्रों के बस की बात है नहीं, पर हम एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं। अगर पहली बात की मॉडल ऑफ इकॉनमी अगर आप ये देखते हैं कि आप रोजगार के लिए सबको वहाँ पे मुहैया करवा देते हैं अपने राज्यों में, तो ये तो दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी कि लोगों का पलायन रुकेगा और दूसरे राज्यों में जो आज रीजनलिज्म या उस पर होता है कि भाई दूसरे राज्य का व्यक्ति हमारे राजस्व पे एक पैरासाइट की तरह, ये भावना भी खत्म होगी। तो लोगों के अंदर अपने राज्य में काम करने में एक सुरक्षा की भावना भी होगी, लोग अपने परिवार के पास भी रहेंगे। लेकिन जो मैं ये कहना चाहती कि ये भाव आना कि हो सकता है कि वो एक ही शहर में हो के भी दूसरे जगहों पे रहते हों अपने, क्योंकि सर ये मूल्य लाना, मैं जो कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मूल्य लाना कि भाई आपके जो बुजुर्ग हैं वो आप पे बोझ नहीं है, आपके भाई आपके लिए कोई प्राइवेसी का हिंड्रेंस नहीं है, ये मूल्य स्थापित करना। तो वो मूल्य बिलीफ सिस्टम इम्पॉर्टेंट है सर। वो बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि भाई आपके जो लोग हैं वो आपके हैं, इसके लिए जो सेक्रीफाइस होता है, कई बार आप कुछ देते हैं पर जुड़ाव महसूस करते हैं। पहले गांव घर का मुखिया होता था, वो कई लोगों की बातें सुनता था, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को जोड़े रखने के लिए बहुत सारे अपमान की बातें सह भी लेता था। पर आज क्या है कि आज आप देखिए कि कई सारे परिवार में विघटन हो रहे हैं कि बच्चा पिता की बात नहीं सुन पाता है, हो सकता है पति पत्नी में मनमुटाव हो जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मेरे ग्रोथ में मेरा दूसरा कोई रुकावट तो नहीं बन रहा है। तो बिलीफ सिस्टम होगा, पास में रहने लगेंगे, ये तो ज़रूरी है, पर परिवार के लिए जुड़ाव भी ज़रूरी है सर, और वो मानसिक जुड़ाव है। कई बार आप आज देखिए ऐसे परिवार को अगर आप देखिए तो हो सकता है कि मेरा बेटा आज किसी दूसरे शहर में काम कर रहा है, बेंगलोर में, क्योंकि आज भी हम पारंपरिक तो हैं, क्योंकि आज भी जैसी छुट्टियां होती हैं तो आप देखेंगे कि सारे बसेस भर जाती है, ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती है। तो हम भौगोलिक रूप से तो दूर हैं, पर आज भी भारत में ये खूबसूरती है कि हम मानसिक रूप से आज भी परिवार से जुड़े रहते हैं, परिवार हमारे हृदय में रहता है। तो अभी पाश्चात्य की तरीके से वो सिस्टम नहीं है कि अलग स्पेस में आप जाके रहिए, मजबूरियों में हम दूर रहते हैं। वो जो मानसिक जुड़ाव है सर, वो ज़रूरी है। वो बिलीफ सिस्टम जब तक बना रहेगा, भारत में परिवार रूपी संस्था बनी रहेगी। अभी मेजॉरिटी में आज भी ओल्ड एज होम नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं है भारत में, पर आ रहे हैं। हम इसलिए डर रहे हैं कि ये व्यक्तिवादी जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट ये ज़्यादा लोगों में अगर फैलेगा तो हमारे ओल्ड एज होम के इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे को बोझ समझेंगे और ये समझेंगे भाई आपने अपना फर्ज निभाया है, पर हम अपना फर्ज निभाते समय कहाँ रहेंगे। तो मूल्य स्थापित करना बड़ा ज़रूरी है, और वो परिवार एक दूसरे से बातचीत करके ही
कर सकते हैं कि सही गलत का निर्णय जब आप तभी कर सकते हैं। कुल मिला के जो चर्चा हुई इस पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में अगर हम भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारतीय मूल्यों को हम बचाना चाहते हैं, तो हमको अपनी जड़ों से वापस लौटना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा। और भारतीय जड़ों से जुड़ने से जो सामाजिक सुरक्षा मिलती है वो इसलिए मिलती है कि हम अपने रिश्तों को, नातों को, सबको संभाल कर रखे हुए हैं। तो मैं आपसे केवल इतनी चर्चा के बाद केवल ये कहना चाहता हूँ कि पूरे परिवार की समस्या को आज के युग में क्या ज़रूरतें हैं और क्या उनसे छूटना चाहिए, उन सबको एक समराइज़ करके अगर आप बता सकें जिससे कि हमारे युवाओं को समझ में आए कि परिवार नामक संस्था होने से, रिश्तों को होने से उनको क्या फ़ायदा है, इसके बारे में आप एक छोटी सी टिप्पणी करें। मैं बस यही कहूँगा कि अगर हमें अपने आपने सही कहा कि हमें अपने भारतीय जड़ों से जुड़ना, मतलब भारतीय जड़ों से मतलब मूल्यों से जुड़ना, परिवार रूपी संस्था कभी ख़त्म नहीं होगी। अंत में चाहे कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, अंत में परिवार के प्रति आपकी समझ क्या है, परिवार के प्रति आपके कर्तव्य क्या है, ये अगर हर युवा समझे और परिवार भी समझे तो मुझे लगता है कि परिवार रूपी संस्था हमेशा एक भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती रहेगी। चाहे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ जाए, चाहे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, पर अगर परिवार बचे रहेंगे तो जो सबसे कमज़ोर बच्चा, जो सबसे ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि मुझे कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, परिवार उसको एक्सेप्ट करेगा और वो हमेशा सेफ और सिक्योर होते हुए अपनी कैपेसिटी की और कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रोथ करेगा। तो मुझे लगता है कि लास्ट में क्या मैटर करता है कि जो, जैसे रॉजर स्क्रूटन जैसे थिंकर ने क्या कहा है कि संस्थाओं को, पूर्वजों ने हमारी संस्थाओं को बनाने में हजारों सालों का समय लिया, पर कहीं हमारी हरकतों से वो संस्थाएं कुछ समय में ही नष्ट न हो जाए। तो हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, उन्होंने हजारों साल से चाहे परिवार रूपी संस्था को अगर बनाया है तो उसकी इम्पोर्टेंस है। समय काल से उसकी संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा हेरफेर हो सकता है, पर जो उसके मूल्य हैं, सपोर्ट करना, कनेक्ट रहना, सुख दुख में साथ देना, वो हमेशा बना रहेगा। और वो बना रहेगा तो समाज भी बचा रहेगा। कुल मिला के आज के चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी भौतिकवाद के कारण, प्रतियोगिता में सफल ना हो पाने के कारण जो कई बार ऐसे कदम उठा लेती है जो कि बाद में तकलीफ दे होता है, ऐसे संवेदनशील विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच करुणाकर जी उपस्थित थे। करुणाकर जी चूँकि समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो जब संवेदनशील मुद्दा पे कोई समाजशास्त्री अपनी राय रखता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकता है। वो समस्या को समझता है, समस्या का निदान समझता है और उसके उपाय बताता है। तो करुणाकर जी से बात करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में अगर हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी संयमित रहे, संतुलित रहे और विकास करती रहे, तो उसके लिए अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत आवश्यक है, अपने रिश्तों को संभालना बहुत आवश्यक है और अपने मूल निवास से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। और ये सब तभी संभव है जबकि उनके परिवार में सबके रिश्ते आपस में अच्छे हों, सबके बीच में संवाद होता रहे। और जितना ज़्यादा संवाद होगा, जितना ज़्यादा हम अपने बुजुर्गों को साथ रखेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए बहुत होगा। करुणाकर जी, आज के संवेदनशील विषय पे आपसे राय जान के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.